नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेन पेज की। तो एक्सप्लेन पेज पे वैसे तो 3 आर्टिकल्स हैं, पर एक आर्टिकल को हम डिटेल में समझेंगे कि क्या कोर्ट की रूलिंग आई है। अभी कर्नाटका हाईकोर्ट में मुद्दा चल रहा है, हिजाब वाला जो पूरा है मैटर वो। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमपी की एक जुडिशियल ऑफिसर ने उस टाइम पे एक जज एमपी में, एक हाई कोर्ट जज, उनके अगेंस्ट में एलिगेशंस लगाए थे कि मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और गलत तरीके से मेरे को ट्रीट किया जा रहा है। तो उन्होंने उस टाइम पे रिज़ाइन कर लिया था। 2014 की बात है ये। अब वो उस रेजिग्नेशन के बाद में अभी की सिचुएशन देखें तो उस रेजिग्नेशन के बाद में उनको रीइंस्टेट करने की बात की गई और सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट ऑर्डर भी यही कह रहा है। तो एक बार हम इस पे नज़र डालेंगे। बाकी जो न्यूज़ है वो हम देख लेंगे, बचे हुए जो पेजेस हैं उनकी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो कर्नाटका हाईकोर्ट की रूलिंग अभी चल रही है उस पर बात करते हैं। तो मुद्दा है, आपको पता है कि अभी जो जिस कॉलेज में, ये देखो कॉलेज का वो परिसर है ना, जहाँ पे कैंपस में ये अलाउ नहीं किया गया था कि भाई हिजाब पहन करके, हैंड स्कार्फ पहन करके लड़कियाँ जो है वो कॉलेज में एंट्री नहीं ले सकती। तो इस केस में इसको कर्नाटका हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है और इसी के चलते चलते आपको पता है गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से ऑर्डर दे दिया कि भाई गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोई भी हिजाब पहन करके नहीं आएगा। पर कर्नाटका के जो चीफ जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी जी, ठीक है, उनकी बेंच है ये। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी रिलीजियस गारमेंट है वो परमिट नहीं किया जाएगा कॉलेज कैंपसेस में, ठीक है, जब तक कि कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आता। मतलब कि सरकार के द्वारा, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए हुए हैं वो कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि कर्नाटका हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। अब देखो बात ऐसी है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर किस बेसिस पे दिया ये हम ऑलरेडी जानते हैं। फरवरी 5 की बात है जब कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये था कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1983 का सेक्शन 133 क्लॉज 2, जिसमें ये है कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टिव्स दे सकती है कि भाई वहाँ पर किस तरीके की ड्रेस कोड हो सकती है, यूनिफॉर्म की जो कंपल्शन है वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लेकर के हेड स्कार्फ हिजाब है उसके ऊपर बैन लगाया गया है। तो ऐसे में मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम गर्ल्स हैं, उनका ये कहना है कि भाई हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को आप कैसे रोक सकते हो, ये तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो राइट टू रिलीजन है, बोलो उसको आप कैसे रोक सकते हो, जबकि यहाँ पर आप नॉर्मली देखा जाए तो इसमें कोई इशू आना नहीं चाहिए। तो इसमें देखो कर्नाटका हाईकोर्ट में जब ये हियरिंग, अभी तो सुनवाई ही चल रही है ना, हियरिंग चल रही है, तो जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा अलग अलग हाई कोर्ट्स के वर्डिक्ट हैं उनको रिकॉल किया गया है। वो हाई कोर्ट्स के जो वर्डिक्ट हैं उनके बारे में हम थोड़ी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो केस है दैट इज़ रिलेटेड टू केरला हाई कोर्ट 2018। केस का नाम है फतीमा तस्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस में क्या हुआ, 12 साल और 8 साल की 2 छोटी लड़कियां जो कि हिजाब पहन के स्कूल जाना चाह रही थी, है ना, तो उनको स्कूल में एंट्री से मना कर दिया था। तो उनके पिता बेसिकली मोहम्मद सुनील, उन्होंने पिटिशन डाली, रिट पिटिशन डाली कि भाई हमारा राइट टू रिलीजन है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अब उसमें क्या था कि उनको फुल स्लीव्स, मतलब पूरी आस्तीन के कपड़े, और साथ में जो हैंड स्कार्फ होता है जिसको हम हिजाब बोल रहे हैं उसको पहनने से मना कर दिया था। तो उस टाइम पर जो सिंगल जज बेंच थी उन्होंने ये कहा, केरला हाई कोर्ट की उस जज बेंच ने, कि भाई आप जिस स्कूल की बात कर रहे हो वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, दैट मीन्स माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर जाते हो तो आपको कलेक्टिव राइट्स के बारे में सोचना होगा, ना कि इंडिविजुअल के राइट्स के बारे में। दैट मीन्स कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से संबंधित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं उन रूल्स को, रेगुलेशंस को आपको अबाइड बाई करना होगा, फॉलो करना होगा। तो इस मुद्दे को जब हाईलाइट किया गया ना अभी इस सुनवाई में, तो पिटिशनर ने क्या कहा कि यहाँ पर ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जबकि सरकार ने जो ऑर्डर दिए हैं वो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दिए हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रूल रेगुलेशन फिक्स करने, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो बोला इसलिए ये केरला हाईकोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है ये रेलेवेंट नहीं होता। दूसरा फिर जो वर्डिक्ट, जो केस है उसके बारे में देखते हैं। दूसरा केस है बॉम्बे हाई कोर्ट
2003 का ये केस है जिसका नाम है फतीमा हुसैन सैयद वर्सेस भारत एजुकेशन सोसाइटी। इसमें एक माइनर स्टूडेंट, मतलब 18 साल से कम की एक स्टूडेंट, उसने स्कूल के द्वारा जो ड्रेस प्रिस्क्राइब की गई थी उसके लिए मना कर दिया, और स्कूल ने क्या कहा कि भाई आप हैंड स्कार्फ पहन करके नहीं आओगे। अब यहाँ पर जो मुद्दा है ना वो कुछ ऐसा है कि जिस स्कूल का ये कंटेक्स्ट आ रहा है ना, भारत एजुकेशन सोसाइटी की ये जो स्कूल है वो ऑल गर्ल्स स्कूल है, दैट मीन्स इसमें लड़के नहीं थे। तो ऐसे में यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये सुनवाइयाँ हो रही थी तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने कुरान की वर्सेस को वहाँ पर रिकॉल किया, और उनका ये कहना था कि जो होली कुरान है उसकी वर्स 31 ये कहती है कि अगर कोई एक्सक्लूसिव गर्ल सेक्शन में आप जाकर के इंटरेक्ट करते हो और आप लड़की हो, इस्लाम को फॉलो करने वाली लड़की हो, तो आपको अपने सर को ढकने की ज़रूरत नहीं, स्कार्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये लड़कियों वाली स्कूल थी, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस तरीके का वर्डिक्ट दिया ये कह के, और यहाँ पर पिटिशनर ने इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को भी डिस्कार्ड करने की बात कही कि भाई यहाँ पर तो एक्सक्लूसिव गर्ल्स स्कूल थी, यहाँ पर आप लड़कों का तो कोई मुद्दा ही नहीं आ रहा, जबकि कॉलेज जहाँ की बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, बोलो वहाँ पर तो लड़के भी पढ़ेंगे और लड़कियाँ भी पढ़ेंगी, तो वहाँ पर स्कार्फ को आप रोको तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो 2 केस क्लियर हो गए। तीसरे की बात करते हैं। तीसरा केस है मद्रास हाई कोर्ट का केस है 2004 का। केस का नाम है सर एम वेंकटा सुब्बा राव मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ एसोसिएशन वर्सेस सर एम वेंकटा सुब्बा राव मैट्रिकुलेशन हाई सेकेंडरी स्कूल। तो उसी स्कूल के स्टाफ मेंबर्स के द्वारा स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ में ये केस। इसमें भी ड्रेस कोड का ही सिस्टम था कि भाई जो टीचर्स हैं, स्टाफ के जो टीचर्स हैं, बोलो उनको एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। और ये मुद्दा जब मद्रास हाई कोर्ट में गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने भी अपनी तरफ से ये गाइडलाइन दी कि भाई जो टीचर्स के लिए अगर कोई ड्रेस कोड सेट किया जाता है तो टीचर्स को उसको बिना ऑब्जेक्शन के फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि टीचर्स का जो डिसिप्लिन है वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के लिए एक अपने आप में गाइडलाइन का काम करे। दैट मीन्स टीचर्स शुड बी अ रोल मॉडल फॉर द स्टूडेंट्स। तो टीचर्स को अगर ड्रेस कोड बताया गया तो फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुद्दा ये था कि इस पूरे केस में ना तो आर्टिकल 25 की बात की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी दी हुई है रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित, तो इस केस में इसको भी यहाँ पर अप्लाई करने से पिटिशनर हैं वो मना कर रहे हैं कि बोले ये तीनों जो केसेस की बात की जा रही है अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग वर्डिक्ट्स की, बोले यहाँ पर रेलेवेंस ही नहीं आ रही है करंट सिनेरियो को अगर देखा जाए। अब देखो, आपको पता है कर्नाटका गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, उसके पीछे क्या है, आर्टिकल 19(1)(a), क्योंकि सीधी सी बात है कि एक इंडिविजुअल अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करे बिना किसी को हार्म पहुंचाए तो उन प्रैक्टिसेस को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, ये बात ठीक है कि हमारे यहाँ पर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उस पर लगाम भी लगी हुई है जिनको हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, और उनका प्रोविजन भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। पर वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको किस बेसिस पे देखा जाएगा कि कहीं इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को तो कहीं हार्म नहीं पहुंचा रहा है वो जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो, या जो भी एक्टिविटी या जो भी आप अपनी फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज कर रहे हो वो एक्टिविटीज़, या हमारे किसी भी देश के साथ में अच्छे रिश्ते हैं उस देश के साथ में हमारे रिश्तों को तो बिगाड़ने का काम नहीं करेगा वो। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर किसी को डिफेम तो नहीं कर रहा, किसी की मान हानि तो नहीं कर रहा। तो बोला इन चीज़ों में देखा जाए तो यहाँ पर हिजाब पहन के लड़कियाँ अगर कॉलेज में जाती हैं या स्कूल में जाती हैं तो उनके द्वारा ऐसा कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। तो अब देखो, मुद्दा हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में पिटिशनर ने यहाँ तक कह दिया कि एक सिख जो इंडिविजुअल है वो अगर टर्बन मतलब पगड़ी पहन करके अगर पढ़ने के लिए स्कूल में जाए या कॉलेज में जाए, उसको अगर रोकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर हिजाब पहन करके कोई जाए तो क्यों? ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आर्ग्यूमेंट्स हैं पिटिशनर्स के द्वारा। अब देखने वाली बात यह है कि कर्नाटका हाई कोर्ट इस पर क्या वर्डिक्ट देगा। अभी फिलहाल तो हियरिंग का स्टेटस हमने समझा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एमपी में जुडिशियल ऑफिसर का जो केस है उसके संबंधित। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को ऑर्डर दिया है कि वुमेन जुडिशियल ऑफिसर मध्य प्रदेश की जिन्होंने रिजाइन किया था
केस था 2014 का, जब उन्होंने ये कहा कि भाई हाई कोर्ट के जस्टिस एस के गैंगली ने मेरे साथ में सेक्सुअल हरासमेंट किया और कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम में डालते रहे। तो इस केस को लेकर के जब उनको सही से कोई रिलीफ नहीं मिली थी 2014 में, तो उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था। अब रेजिग्नेशन के बाद में उनको रीइंस्टेट मतलब फिर से पोस्टिंग देने की बात की है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट वर्डिक्ट है। देखो मुद्दा क्या है, एलिगेशन क्या है, तो इसमें देखो कंप्लेन जो है उसमें ये है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इन ग्वालियर, जो कि उस टाइम पे जस्टिस गैंगली हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव जज के तौर पे, जो एमपी का हाई कोर्ट है ना उसकी ग्वालियर बेंच में। इसके अलावा उनकी तरफ से अगर देखें तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के तौर पे भी वो काम कर रहे थे, मतलब एडिशनल टास्क बहुत थे उनके पास में, ठीक है ना। अब मुद्दा क्या है कि जब ये लेडी जो हैं, वुमन जो हैं, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई मेरे साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं किया जा रहा है, ये बेसिकली स्टाफ मेंबर थी, ठीक है, तो इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सिद्धि में जुलाई 8 2014 को। जबकि इन्होंने ये कहा कि अगर आप मेरा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट सिटीज़ के नाम बोल रही हूँ, उन सिटीज़ में से किन में भी मेरा ट्रांसफ़र कर दो, पर आप सिद्धि में मत करो, कारण कि मेरी बेटी की 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम्स हैं, इसलिए आप ट्रांसफ़र मत करो यहाँ पर मेरा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम होता है, देखो बोर्ड एग्जाम्स आपको पता ही है। पर इनका ट्रांसफ़र फिर सिद्धि फाइनली कर दिया जाता है। तो इन्होंने फिर बाद में ये कह दिया कि चलो ठीक है मैं तो रिजाइन ही करती हूँ, और 15 जुलाई 2014 को इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और 17 जुलाई को एक्सेप्ट हो गया रेजिग्नेशन के बाद में फिर ये सिनेरियो निकलता है जब इन्होंने अपनी तरफ से डिमांड की कि भाई मेरे साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, वर्किंग प्लेस पे जो एक्टिविटीज़ थी वो भी मेरे लिए एडवर्स साबित हुई, तो मेरे को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात, अब टाइम बीत चुका, आज 2014 से लेकर 7 साल बीत गए, 8 साल बीत गए, 2022 चल रहा है, तब इनकी प्रोसीडिंग्स फिर से आती हैं। राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठता है, 17 मार्च 2015 को। तब उस टाइम पर जस्टिस गैंगली है, उनको हटाने के लिए, गैंगली मैं अगर गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो थोड़ा आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसे में देखो बात ऐसी है कि जस्टिस गैंगले के मिसकंडक्ट को लेकर के उनके रिमूवल की बात तक हो गई थी कि उनको हटाया जाए, पर रिमूवल से पहले आपको पता है इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ऐसे में 8 अप्रैल 2016 को एक जजेज इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस टाइम पे आर भानुमति, उनका एक तो वो मेंबर थी। इसके अलावा जस्टिस मंजुला चेल्लूर, जो कि उस टाइम पे कलकत्ता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हुआ करती थी, उनको मेंबर बनाया गया। सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल, जो कि अटॉर्नी जनरल अभी तक थे, मतलब अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं वो इंडिया के, ठीक है ना, उनका अपॉइंटमेंट था इसमें, जो करंटली है बेसिकली, हु इज करंटली सॉरी थे नहीं है, ओके। तो ऐसे में इन 3 मेंबर्स की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। कमेटी ने अच्छे से पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, तो पता पड़ा कि भाई जिस लेवल को हम सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं, या जो सेक्सुअल हरासमेंट के कॉज को जो फाइनलाइज करे कि हाँ ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ की गई हो जस्टिस गैंगली के द्वारा, तो ऐसा डिनाई कर दिया गया था इस कमेटी के द्वारा कि बोला ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी। पर वही बात है कि जब ऐसी एक्टिविटी हुई नहीं और कोई रीजनेबल डाउट मिला नहीं, तो इसमें जस्टिस गैंगली तो हो गए फ्री। अब दूसरी तरफ जो ये लेडी हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, इनका अपॉइंटमेंट को लेकर के मुद्दा हाईलाइट हो गया। तो इन्होंने फिर रिक्वेस्ट डाली कि भाई मेरे को रीइंस्टेट करो, मेरे को रीजॉइन कराओ। भाई सीधी सी बात है कि अब कमाई का साधन है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत मेहनत करके मिलती है, आपको भी पता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी डिमांड कर ली। वैसे अगर देखा जाए तो आर्टिकल 235 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंडर हाई कोर्ट को सुपरवाइजरी पावर्स दी हुई है कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी हो तो उन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है हाई कोर्ट। पर वही चीज़ है कि यहाँ पर कोई ऐसी कोई कंप्लेन या फिर जो भी कह सकते हैं ना कि जो सेक्सुअल हरासमेंट की जो चार्जेस थे वो साबित ही नहीं हुए, तो इस केस में उनको फ्री कर दिया, ठीक है। जस्टिस गैंगली हो गए फ्री। अब इधर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, फरवरी 2019 में भी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, फरवरी 2022 में भी बोल रहा है कि भाई इनको फिर से रीजॉइनिंग दिला दो। पर अब देखते हैं क्या आउटकम अब निकल के आता है। तो ये था पूरा मुद्दा। अब देखो इस केस में क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट का केस जब आता है तो कई बार क्या होता है कि जो प्रोविजंस हैं, लॉ लीगल बेसिस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, उनका मिसयूज कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिस गैंगली का नाम हाईलाइट हो गया। अब दूसरी तरफ इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि यहाँ पर जुडिशियरी के ही पर्सनल्स ने
जुडिशरी से रिलेटेड पर्सनल्स ने इस लेडी की आवाज़ को अच्छे से नहीं सुना। तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे जहाँ तक है इस पे ओपिनियन आना चाहिए आने वाले 1-2 दिनों में। ओपिनियन का मतलब एडिटोरियल या आइडिया पीस पे कुछ आएगा इससे संबंधित, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो द हिंदू में आए चाहे इंडियन एक्सप्रेस में आए, क्योंकि यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी आती है कि जज जो जुडिशरी है उस पर एलिगेशन हमेशा लगते हैं कि भाई अपने खुद के केसेस को एडजुडिकेट करने के लिए जुडिशरी खुद ही काम करती है, तो खुद को कौन भाई पापी बताएगा, है कि नहीं। और दूसरी तरफ वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो लॉज जो भी हमारे पास लीगल बेसिस अवेलेबल है उनका कई बार मिसयूज भी किया जाता है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, तो ये भी एक पॉइंट निकल के आता है। तो इसमें तो फिलहाल जो है हम तो देखो उसी पर रिलाई करेंगे जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उन्हीं पे हमें रिलाई करना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, इनके जो वर्डिक्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओपिनियन दोनों है हमारे पास में, पर हम किसके साथ जाएंगे भाई, इतने इतने वर्डिक्ट आए हुए हैं दोनों तरफ के फेवर और अनफेवर के, तो केस टू केस वेरी करेगा ये चीज़, ठीक है ना। ये हो गया मुद्दा हमारा, आगे चलते हैं। फिर हम आ गए हैं फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज में देखो न्यूज़ वही है जो एडिटोरियल पेज एक्सप्लेन पेज पे भी है, एक्सप्लेन पेज पे भी थी। तीसरा जो आर्टिकल था जो हमने डिस्कस नहीं किया कि आरबीआई ने अकोमोडेटिव पॉलिसी कंटिन्यू रखी है। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट जो हैं, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको राइज करने से मना कर दिया। बात थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट मीटिंग, और शुरुआत किससे हुई, आज फिर जीने की तमन्ना है, मतलब कि जो चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। टारगेट है इकोनॉमी को रिवाइवल देना। इन्फ्लेशन जो है वो बोला इतनी ज़्यादा हेडेक वाली बात है नहीं, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रह जाएगी, ये बात सोची गई है। अब बात यह है कि ये जो पॉलिसी रेट्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये क्या होती हैं। देखो, रेपो रेट का मतलब तो ये हो गया कि जब बैंकों के पास में पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, कॉमर्शियल बैंक्स, तो वो जाते हैं आरबीआई के पास और आरबीआई के सामने कुछ सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं, बॉन्ड या कुछ भी उनके पास में होता है गिरवी रखने के लिए, कागजात, ठीक है, वो रखे जाते हैं। आरबीआई उसके बदले में जितना लोन चाहिए होता है वो लोन देता है और उसके ऊपर एक प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट फिक्स की जाती है जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट। इसका मतलब बैंकों को उधार देने के लिए इंस्ट्रूमेंट है और उसके ऊपर फिर ब्याज बैंक जो है वो रेपो रेट के हिसाब से आरबीआई को पे करते हैं। दिस इज रेपो रेट। नंबर 2, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो रिवर्स रेपो रेट इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है बैंकों के पास में लिक्विडिटी कितनी है। अगर मान लो बैंकों के पास में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इससे क्या हो गया, बैंकों को रुझान आएगा क्या, और यार हमारे पास में फालतू पैसा पड़ा है इतना सारा, आरबीआई के पास ही रख देते हैं ना, आरबीआई को ले जाकर के वो पैसा दे देंगे और आरबीआई जो है उस पैसे के ऊपर रिवर्स रेपो रेट जो है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट पे करेगा बैंकों को। तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि इसमें बैंक जो है वो आरबीआई को पैसा देते हैं कि हाँ यूज करो, आप टेंशन मत लो, बस हमें ब्याज देते रहो। तो ये हो गया तरीका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब यहां पर दोनों में केसेस में देखो कि अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को अगर हाई कर दिया जाए तो सीधी सी बात है, रेपो रेट अगर ज्यादा हो गई तो बैंक जल्दी से लोन नहीं लेंगे आरबीआई से। इसका मतलब क्या हो गया, बैंकों के पास लिक्विडिटी अपने आप कम होगी कि नहीं। चलो जी ठीक है। दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा कर दी तो उस केस में बैंक जल्दी से जो अपना पैसा है वो आरबीआई के पास डाल देंगे, तो भी बैंकों के पास लिक्विडिटी कम आएगी कि नहीं। बस यही है मुद्दा। तो ऐसे में इस तरीके की पॉलिसी जिसमें कि बैंकों के पास में लिक्विडिटी को रिड्यूस करना हो वो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं। बट आरबीआई ने क्या किया है, अकोमोडेटिव पॉलिसी को ही कंटिन्यू किया है। दैट मीन्स कि बैंकों के पास में लिक्विडिटी मेंटेन रहे, मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। तो ऐसे में रेपो रेट है उसको 4% पे मेंटेन रखा है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पे रखा है, जो कि अपने आप में बहुत ही कम है। और कम अगर पॉलिसी रेट होती है तो आपको पता है मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहेगी। इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी प्रोबेबली, नहीं आई है तो बुक पढ़ो उठा के, ठीक है जी। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक जरूर पढ़ लेना भाई, क्लास 12th वाली, ठीक है ना। बेसिक्स हैं उसमें एनसीईआरटी के, वो जरूर पढ़ लेना। उसमें बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 1-2 प्रीलिम्स में आपको आसानी से मिल ही जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी की बात भी जब पूछी गई ना आरबीआई के गवर्नर साहब से, तो उन्होंने एक ही चीज कही, कुछ एसेट नहीं है।
अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपकी खुद की रिस्क है, और इस केस में अगर आप क्लेम करोगे कि हाँ जी हमारी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो करेंसी में, इसके बदले में हमें कुछ तो मिलेगा, कहीं पर तो कोई प्रॉपर्टी होगी, बोले ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में सरकार वैसे ही आरबीआई के साथ मिलकर के अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए प्लान कर रही है। तो बोले इसमें जल्दबाजी मत करो, इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की रिस्क पे है, सीधी बात ये बोली है। ओके, अब चलते हैं सीधा वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज की अगर बात करें तो यूक्रेन क्राइसिस है वो बढ़ता दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेटो के जो ट्रूप्स हैं वो लगातार एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, और इधर देखा जाए तो क्वाड की जो मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी गए हुए हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यूएसए के सेक्रेटरी स्टेट है, दैट मीन्स वहाँ के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के इक्वलेंट आप बोल सकते हो, वो भी अटेंड करने के लिए आए हुए हैं, और बाकी जापान के और ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर हैं ही। तो जो यूएस के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, दैट मीन्स एंटनी ब्लिंकन, इनका ये कहना है कि इंडो पैसिफिक रीजन इस सेंचुरी का एक इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा जो कि पूरी फ्यूचर को कहीं ना कहीं अपने हिसाब से नरेट करेगा। ठीक है जी, चाइना को काउंटर करने के हिसाब से तो बनाया ही था क्वाड, ये आपको पता ही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाइना इस साल 50 स्पेस लॉन्चेस करने वाला है, दैट मीन्स 50 के लगभग पचास से भी ज़्यादा स्पेस सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है चाइना। और चाइना की जो एजेंसी उसका नाम है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, CASC। ठीक है, इसमें चाइना का खुद का जो मैंड प्रोजेक्ट है जिसमें जो ह्यूमन है उसको भी भेजेगा चाइना, वो 6 से 7 के लगभग ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, और बाकी जो हैं अनमैन्ड होंगे। इसके अलावा चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन क्रिएट कर रहा है, और जहाँ तक है वो चाइना अपनी इस साल के एंड तक तैयार कर लेगा। तो चाइना वर्ल्ड का पहला इकलौता कंट्री होगा जिसका खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा। वैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी है रशिया का, उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है। तो चलो आपके लिए क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या क्या कौन कौन से कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है, कमेंट बॉक्स में बताओ, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ लो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा अगर देखें, श्रीलंका के द्वारा अभी पार्लियामेंट में एक बिल लाने की बात की गई जिसमें यह था कि टेररिज्म को काउंटर किया जाए, पर उसमें बहुत ही ज़्यादा कड़क प्रोविज़न थे, इतने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कि उनको ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ा इंटरनेशनली। तो अल्टीमेटली श्रीलंका की जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि हम उन चीज़ों को अमेंड कर रहे हैं, थोड़ा सा ईजी करेंगे और उसके हिसाब से फिर बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे इस लॉ को। चलो जी, HIV का जो वायरस है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो रिसर्च की थी उनमें एक इम्पॉर्टेंट नेम है साइंटिस्ट का, वायरोलॉजिस्ट जिनको हम बोलेंगे, नाम है ल्यूक मॉन्टेग्नियर। उनकी डेथ हो गई अभी 89 ईयर्स की एज में, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके लिए। ठीक है, इसके आगे देखें, इकोनॉमी पेज पे आरबीआई वाला मुद्दा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दिमाग नहीं लगाएंगे। यूएसए में इन्फ्लेशन 7.5%, 40 सालों की हाईएस्ट, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये एक अपने आप में यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो निकालेंगे इस आर्टिकल से हम। वैसे तो सुबह वाले वीडियो में हमने मनीष सब्रवाल जी का जो आर्टिकल डिस्कस किया था ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, तो उसमें हमने देख लिया था और वही पेपर की डिटेल यहाँ पे बताई हुई है कि बोला मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करती आई है और आने वाले टाइम पर भी सामना करती रहेगी। और उसमें मेन है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे कानून और कानूनों में जो क्रिमिनल क्लॉजेज हैं जिनके चलते एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एक किसी भी फॉर्म को स्टार्ट करने वाले इंडिविजुअल से बोलो उनको सज़ा दी जाती है, तो बोला उसकी वजह से हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से हो ही नहीं पाई। बोला इंडियन बिजनेस जो है वो इन कंप्लायंसेस को और इन इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा फेस करता है। तो इसमें देखो ये जो रिपोर्ट है इसका टाइटल है जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस। इसमें ये बताया गया है कि 1536 लॉज ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जिनके अंडर में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो 69,233 कंप्लायंसेस फुलफिल करनी पड़ेगी उनको, जिनमें से कंप्लायंसेस अगर आपने फुलफिल नहीं की तो उनमें से 843 तो लॉज ऐसे हैं कि जो हालत ही खराब कर देंगे, मतलब क्रिमिनल केसेस इस तरीके से शुरू करेंगे उन बिजनेसमैन के अगेंस्ट में कि वो ज़िंदगी भर चक्कर काटते रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा तो लेबर रिलेटेड रेगुलेशंस हैं
जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और आज अगर देखा जाए तो जितने भी कंप्लाइंसेस से संबंधित कानून हैं उनमें सबसे ज़्यादा लेबर रिलेटेड इश्यूज ही हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1945, इसके अंडर में 48 प्रोविजंस हैं जो कि बिजनेस हाउसेस पे एज इट इज अप्लाई होते हैं, और उनको अगर फॉलो नहीं किया बिजनेस हाउसेस में तो उनके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। बोले इनको कम करो, नहीं तो हम क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। सुबह बात की थी ना कि भाई अगर इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना है तो आपको एक्सेलरेटर तो दबाना ही पड़ेगा, पर साथ में ब्रेक भी रिलीज करने पड़ेंगे, नई इकोनॉमी हमारी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और वही चीज़ यहाँ पे है कि क्यों हम आज चाइना के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाए हैं। आज भी हम सपने ही देख रहे हैं कि हम चाइना को compete करें। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जहां तक है 30 दिन के अंदर अंदर अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट हो जाएगा। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये इनिशियल स्टेज होता है जिसमें क्या होता है कि कुछ गुड्स और सर्विसेज को फ्री किया जाता है, मतलब आसानी से आना जाना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में आना जाना शुरू हो जाएगा उन गुड्स और सर्विसेज का खरीद करना और बेचना, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जहाँ तक आने वाले 12 से 18 महीने, दैट मीन्स 1 से 1.5 साल में FTA भी साइन हम कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ठीक है, तो ऐसे में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर डैन तेहन, ये इनके बीच में बातचीत चल रही है। ठीक है जी, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए। अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये कि कल का दैट मीन्स सैटरडे और परसों का दैट मीन्स संडे, ये 2 वीडियोज़ है जहाँ तक है वो आपको नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। ये 2 दिन मैं कहीं जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट काम है, टाइम मिलने के चांसेस बहुत कम है, और फिर भी अगर मिल गया तो मैं डेफिनेटली वीडियो डाल दूंगा। बाकी ये 2 वीडियोस के लिए आप थोड़ा वेट करें। ओके, ठीक है ना, क्योंकि कल दोपहर में ही निकलना होगा और फिर संडे नाइट तक फिर रिटर्न आना होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्गी क्लासेस के साथ बने रहिए, प्रमोट करो जितना कर सकते हो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक यू।